नमस्कार। आज हम एक ऐसे प्राचीन विचार की बात करेंगे जिसने हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल दिया। ये कहानी है उस परमाणु की जिसकी कल्पना आज के विज्ञान के जन्म से सदियों पहले की जा चुकी थी। तो सवाल ये उठता है कि विज्ञान के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स में से एक यानी एटम का आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया होगा। हम में से ज्यादातर लोग फौरन कहेंगे प्राचीन यूनान के दार्शनिक डेमोक्रिटस। स्कूलों में भी तो यही पढ़ाया जाता है कि उन्होंने ही सबसे पहले इन छोटे छोटे न टूटने वाले कणों को एटमॉस कहा था। ये कहानी तो लगभग हम सब जानते हैं। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या हो अगर ठीक उसी समय हजारों मील दूर भारत में एक ऋषि ने न सिर्फ परमाणु की कल्पना की बल्कि उसका एक ऐसा डिटेल सिद्धांत भी दिया जो कई मायनों में यूनानी सोच से भी ज्यादा गहरा था। तो चलिए इतिहास के इस दिलचस्प पन्ने को पलटते हैं और परमाणु सिद्धांत की इस लगभग भूली हुई कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अब ये टाइमलाइन देखिए, जो बात सामने आती है वो वाकई हैरान करने वाली है। ये कोई एक तरफा दौड़ नहीं थी। जिस दौर में ग्रीस में डेमोक्रिटस एटमॉस पर सोच विचार कर रहे थे, लगभग उसी समय भारत में भी परमाणु को लेकर बहुत गहरे दार्शनिक विचार पनप रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये आइडिया एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोनों में लगभग एक साथ विकसित हो रहा था। और भारत में इस विचार के केंद्र में एक ऐसे ऋषि थे जिनका नाम उनके काम की तरह ही बहुत अनोखा था। इनका नाम था कणाद। संस्कृत में इस नाम का मतलब है कणों को खाने वाला। ऐसी कहानियां हैं कि वो अपने ध्यान में इतने मग्न रहते थे कि रास्ते में पड़े अनाज के कण या दाने खाकर ही अपना जीवन यापन कर लेते थे। इन्होंने ही भारतीय दर्शन की वैश्विक शाखा की नींव रखी और अपने सारे विचार वैश्विक सूत्र नाम के ग्रंथ में लिखे। तो आखिर कणाद का ये क्रांतिकारी विचार था क्या? आइए इसकी बुनियाद को समझते हैं। कणाद ने पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को परमाणु नाम दिया। उनके मुताबिक ये परमाणु हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया की हर भौतिक चीज इन्हीं परमाणुओं के अलग अलग तरीकों से जुड़ने से ही बनती है। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कणाद का सिद्धांत सिर्फ एक आइडिया नहीं था। ये अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड था। जहां एक तरफ यूनानी मानते थे कि सारे एटम एक ही चीज के बने हैं, बस उनका आकार अलग है, वहीं कणाद का तर्क था कि नहीं, परमाणु गुणों में भी एक दूसरे से अलग होते हैं। और तो और उन्होंने ये तक कहा कि परमाणु स्थिर भी रह सकते हैं और गति में भी हो सकते हैं। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना एडवांस्ड विचार था। कणाद के वैशेषिक दर्शन के हिसाब से ये पूरी कायनात 9 मूल तत्वों से बनी है। इनमें से 4 तो परमाणु वाले पदार्थ हैं, पृथ्वी, जल, प्रकाश और वायु। और इनके अलावा 5 गैर परमाणु तत्व भी हैं, आकाश, काल यानी समय, दिशा, आत्मा और मन। तो ये सिर्फ फिजिक्स नहीं थी, ये तो हकीकत को समझने का एक पूरा आध्यात्मिक ढांचा था। लेकिन कणाद यहीं नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ ये नहीं बताया कि ब्रह्मांड किस चीज से बना है, बल्कि ये भी समझाया कि हम उसे समझ कैसे सकते हैं। सिर्फ एक नंबर 6, ये संख्या उनके पूरे दर्शन का सार है। कणाद ने एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा, क्या हम दुनिया में मौजूद हर चीज को, हर अनुभव को कुछ बेसिक कैटेगरीज में बांट सकते हैं? आखिर कितनी चीजों की जरूरत होगी पूरी हकीकत को बयान करने के लिए? और उनका जवाब था 6। उन्होंने 6 पदार्थ या कहें कि अनुभव की श्रेणियां बताएं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। उनका मानना था कि इन 6 श्रेणियों के जरिए ब्रह्मांड में मौजूद हर जानने लायक चीज को समझा और समझाया जा सकता है। ये अपने आप में हकीकत को समझने का एक मुकम्मल सिस्टम था। कणाद सिर्फ एक दार्शनिक ही नहीं थे। उन्होंने अपने सिद्धांतों का इस्तेमाल हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए भी किया। उन्होंने अपने इन्हीं सिद्धांतों से ये समझाने की कोशिश की कि चीजें जमीन पर ही क्यों गिरती हैं, आग की लपटें हमेशा ऊपर क्यों उठती हैं, या फिर एक सुई चुंबक की तरफ क्यों खींचती है। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, ये भारतीय भौतिकी यानी फिजिक्स के शुरुआती सिस्टम्स में से एक था, जो थ्योरी को असल दुनिया के ऑब्जर्वेशन से जोड़ता था। असल में कणाद और उनका वैशेषिक दर्शन अकेले नहीं थे, वे एक बहुत बड़ी और समृद्ध बौद्धिक परंपरा का हिस्सा थे। भारतीय दर्शन में 6 मुख्य आस्तिक स्कूल हैं, जिन्हें षड दर्शन भी कहते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, कणाद का वैशेषिक स्कूल इन्हीं में से एक है। ये न्याय, सांख्य और योग जैसे स्कूलों के साथ साथ ही फला फूला। ये सभी मिलकर हकीकत को समझने की एक बहुत बड़ी कोशिश का हिस्सा थे।
इस परंपरा की गहराई का अंदाजा महान कवि टी.एस. इलियट के इस कथन से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि भारतीय दार्शनिकों की बारीकियों के सामने यूरोप के महान दार्शनिक भी स्कूली बच्चों जैसे लगते हैं। ये बात इस बौद्धिक विरासत की जटिलता और गहराई को दर्शाती है। तो कणाद की कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि महान विचार दुनिया के किसी एक कोने की जागीर नहीं होते, वे कई जगहों पर एक साथ भी पनप सकते हैं। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाती है, इतिहास ने कणाद जैसे और कितने अग्रदूतों को नज़रअंदाज कर दिया है, जिनके विचार आज भी फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।